ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आखिरकार जिस बात की आशंका थी वही हुआ है। हिंदूवादियों के विरोध के बाद बीसीसीआई को झुकना पड़ा है। बीसीसीआई ने शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स को दो टुक कहा। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दीजिए और इसके बाद केकेआर ने मुस्तफिजुर को टीम से हटा दिया। ये अधिकार किसी खिलाड़ी को टीम से बाहर करने का ये बीसीसीआई के ही पास होता है, फ्रेंचाइजी के पास नहीं। ये मैं आपको बताती चलूं। तो बीसीसीआई ने आखिरकार ये फैसला लिया और इसके बाद हिंदूवादी लोग खुश हैं। इसे सनातन और सनातनियों की जीत बता रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि हम लोग मानते हैं कि खेल का तो कोई धर्म होता नहीं है, खेल की कोई सरहद नहीं होती। खेल धर्म नक्शों की दीवार से आगे होता है। खासकर अपने देश में जब हम क्रिकेट की बात करें तो ये वो खेल है जो पूरे देश को जाति धर्म से अलग हटकर एक सूत्र में पिरोता है। अफसोस कि हमारे देश में कुछ लोगों ने खेल को धर्म में बांटा। बीसीसीआई के इस फैसले में भले ही सनातनियों को जीत दिख रही हो, लेकिन क्रिकेट और खेल भावना की हार हुई है। 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, क्योंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। बीसीसीआई को मैं धन्यवाद देता हूं। जिस बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हों, बहन बेटियों के साथ उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हों, मंदिर जलाए जा रहे हों, उसको चवन्नी भी मेरे कम से कम जहां से मैं बचा सकता हूं बचाना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। हम सब हिंदू एक साथ हैं, तो आपने वो दिया। तो संगीत सोम और देवकी नंदन ठाकुर, अब तो आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। आपका खाना ठीक से हजम हो रहा होगा, क्योंकि जैसा आपने चाहा था वैसा हो गया। बीसीसीआई के निर्देश पर बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने रिलीज कर दिया। बीसीसीआई ने रिप्लेसमेंट देने की बात कहकर केकेआर को दो टूक कहा था कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करें। BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. बीसीसीआई को इसलिए झुकना पड़ा क्योंकि देश के हिंदूवादी संगठन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध कर रहे थे। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान की खरीद पर अभिनेता शाहरुख खान को टारगेट कर रहे थे। हालांकि शाहरुख खान ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उन्होंने आईपीएल की नीलामी में मुस्तफिजुर की बोली लगाई। शाहरुख के केकेआर के साथ दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने भी बोली लगाई थी। आखिर में केकेआर ने 2 करोड़ बेस प्राइस वाले मुस्तफिजुर को 9.2 करोड़ में खरीदा था। इस पर हिंदूवादी संगठन और चेहरे शाहरुख खान का विरोध कर रहे थे, शाहरुख खान को गद्दार तक ठहरा रहे थे। अब मुस्तफिजुर को केकेआर से रिलीज करवाकर बीसीसीआई ने एक तरह से ऐसे संगठनों और ऐसे चेहरों के आगे घुटने टेक दिए। लेकिन यहाँ बीसीसीआई से कुछ सवाल हैं। क्या बीसीसीआई अगस्त सितंबर में प्रस्तावित टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा रद्द करेगा? क्या बीसीसीआई बांग्लादेश के साथ 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज रद्द करेगा? अगर करेगा तो सही है, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अब उसे क्रिकेट फैंस के सवालों का जवाब देना ही होगा, क्योंकि बीसीसीआई के फैसले को भले ही सनातनी अपनी जीत मान रहे हों, लेकिन इससे क्रिकेट और खेल भावना की हार हुई है। बहुत अच्छा कहा। और शाहरुख खान कब देश का हित ऐसी रहा है। उसकी पत्नियां स्वयं कहती रहीं कि भारत में घुटन होती है। ऐसे व्यक्ति की मेरी मुझसे चर्चा नहीं करनी चाहिए। न उसका कोई व्यक्तित्व है न अस्तित्व। बीसीसीआई को अगर लगता है कि उसने मुस्तफिजुर को रिलीज करा के विवाद के तूफान को शांत कर दिया है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि बीसीसीआई को क्रिकेट फैंस के कई सवालों का जवाब देना अभी बाकी है। क्या बीसीसीआई ने हिंदूवादियों के दबाव में आकर खेल भावना का नुकसान नहीं किया है? क्या आगे कोई और संगठन उठकर किसी दूसरे खिलाड़ी का विरोध करेगा तो क्या उसके साथ भी बीसीसीआई ऐसा ही कदम उठाएगा?
क्या बीसीसीआई ने खेल में मजहब की घुसपैठ कराने वाले लोगों के दबाव में आकर क्रिकेट फैंस का नुकसान नहीं किया है? क्या बीसीसीआई ने धार्मिक राजनीति करने वाले नेताओं के दबाव में आकर केकेआर का नुकसान नहीं किया है? क्योंकि भले ही बीसीसीआई सचिव कह रहे हैं कि केकेआर को रिप्लेसमेंट की मंजूरी दी जाएगी, लेकिन बोली लगने के बाद क्या उसे अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे? ऐसे में बीसीसीआई का ये फैसला कई मायनों में खेल भावना के बिल्कुल खिलाफ है। जैसे सनातनियों को शांत करने के लिए बोर्ड ने क्रिकेट का नुकसान किया, सनातनियों के दबाव में बोर्ड ने केकेआर का नुकसान किया, राजनीति के दबाव में बोर्ड ने क्रिकेट फैंस का नुकसान किया, मुट्ठी भर नफरती लोगों के दबाव में बोर्ड ने खेल भावना का नुकसान किया। माना कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उस मसले को कूटनीति के जरिए सुलझाने की कोशिशें हो रही हैं। खेल या खिलाड़ियों का उससे कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर कौन है संगीत सोम और देवकीनंदन ठाकुर? ये कौन होते हैं देश की कूटनीति और खेल नीति तय करने वाले, जिन लोगों का खेल से कुछ लेना देना नहीं है, बस अपनी धार्मिक और सियासी रोटियां सेकने के लिए अपने चेहरे चमकाने हैं? वो इस फैसले पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि कुछ पार्टियां बीसीसीआई के फैसले का विरोध भी कर रही हैं। ये बहुत उचित फैसला बीसीसीआई ने लिया है, मैं तो उनका अभिनंदन करूंगी, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पे अन्याय अत्याचार हुए और उनको उनकी जानें भी जा रही है, तो ऐसे वक्त में ऐसे देश का एक खिलाड़ी अपनी टीम में होना ये अशोभनीय है, और बीसीसीआई ने जो फैसला लिया है उसकी हम स्वागत करते हैं। पूरे देश में जो है उन्माद फैलाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, धर्माचार्य लोग, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है। ये अच्छा नहीं है। धर्माचार्यों को या मजहबी नेताओं को चाहिए कि वो अपने धर्म कर्म तक ही ध्यान दें। अभी बांग्लादेश का जो स्थिति है वो क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है? हम लोग जो पश्चिम बंगाल पे रहते हैं, बांग्लादेश की पड़ोसी है। हमारा बहुत सारे पत्रकार, साहित्यिक, कवि, फिल्म डायरेक्टर, एक्टर बांग्लादेश से जाते आते रहते हैं। लेकिन स्थिति क्या है? कोई अमेरिका में जाकर बैठे हुए हैं, कोई लंदन में भागे हुए हैं, कोई सिंगापुर चले गए, दुबई चले गए, जिसका पास पैसा है। तो इस स्थिति से बांग्लादेश के लोगों पे भी एकजुट होकर लड़ना है, और नहीं तो ये कंट्रोवर्सी चलता रहेगा। पाकिस्तान के लोगों ने कश्मीर में इतना बड़ा आतंकवादी हमला किया, और उसी पाकिस्तान के साथ में हम लोगों ने मैच खेला, और जो फायदा हुआ पाकिस्तान को, आतंकवादियों को फायदा किया उन लोगों ने। अब जो है बांग्लादेश की शेख हसीना को हमारा देश मेहमान बना के ठहरा रहा है, तस्लीमा नसरीन को हमारा देश संभाल ठहरा रहा है। अब अगर कोई खिलाड़ी को, शाहरुख खान ने, इनका इतना बड़ा नाम है, उसको इस तरह इंसल्ट करना अच्छी बात नहीं है। जब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान घुटने पर बैठकर क्षमा याचना हमारे देश से नहीं करता है, उसके टीम को पूरा बहिष्कार होना चाहिए। और बीसीसीआई ने हमारी भावना को समझा, उन्होंने केकेआर को एक आदेश दिया है कि उस रहमान प्लेयर को आप ड्रॉप कीजिए। तो हम ये समझ रहे हैं कि देश अब जाग गया है। जिस तरह की राजनीति और जिस तरह के राजनीतिक वातावरण का निर्माण करके बांग्लादेश के खिलाड़ियों को वापस करवाने के लिए जो दबाव बनाया गया, इस तरह की नीति भी ठीक नहीं है। भारत सरकार को स्पष्ट नीति और स्पष्ट वक्तव्य जारी करना चाहिए कि चाहे जो भी बांग्लादेश के लोग यहाँ पर हैं, उनको हम भारत से वापस भेजने का काम करेंगे। वैसे बीसीसीआई के इस फैसले के खिलाफ सवाल तो कई उठ रहे हैं। क्या शाहरुख खान की जगह कोई हिंदू फ्रेंचाइजी का मालिक होता और मुस्तफिजुर रहमान को खरीदता, तब भी क्या उसका ऐसा ही विरोध होता? तब भी क्या बीसीसीआई ऐसा ही कदम उठाता? तब भी क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के नाम पर उसके खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद किया जाता? क्या बीसीसीआई के फैसले में हिंदू मुस्लिम वाली नफरत की राजनीति का बाउंसर नहीं है? मुस्लिम संगठन अब ये सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि जिस वक्त खरीदारी हुई उससे पहले ये फैसला लेना था। ये सरकार ने कहीं ना कहीं देश में एक नैरेटिव सेट करके हिंदू मुसलमान का इस तरह से फैसला बाद में लिया है। सरकार की चूक है, सरकार को मानना चाहिए। इसमें शाहरुख खान की कोई गलती नहीं है। जब बीसीसीआई की तरफ से उसको ये अनुमति थी कि वो खरीदे, तो उसने खरीद लिया। फिलहाल क्रिकेट फैंस की भावना बीसीसीआई के फैसले के खिलाफ है। अगर इस फैसले को नजीर बनाया गया
तो आने वाले दिनों में खेल नहीं रह जाएगा, बल्कि कभी हिंदूवादी, कभी मुस्लिम, कभी ईसाई और कभी सिख, कभी धर्म के नाम पर, कभी दूसरे देशों में हिंसा के नाम पर ऐसे ही खेल भावना के साथ खेल करते रहेंगे। बीसीसीआई को इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। और अब बात इंदौर के जहरीले सिस्टम की। इंदौर में जहरीले पानी से अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद सरकारी सिस्टम कोई सबक लेने को तैयार नहीं। खानापूर्ति के नाम पर कुछ अधिकारियों के खिलाफ छोटा मोटा एक्शन हुआ है। इस बीच इंदौर के भागीरथपुरा में ग्राउंड पर जो हालात बने हुए हैं वो गंदे पानी नहीं बल्कि इस गंदे सिस्टम की पोल खोल रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आकाश जी जवाब दीजिए ना, ये पानी पी सकते हैं क्या आप? अभी आपके लिए बिस्लरी की बोतल आई थी, बिस्लरी की बोतल पानी नहीं मिल पा रहा, आप जनता को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा, आप बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। तो मुंह छिपाकर भागने से अब कुछ नहीं होगा। जनता के प्रतिनिधि होने का दम भरते हो तो जनता के सवालों का जवाब तो देना ही होगा। जिन महाशय से मीडिया सवाल कर रहा है वो कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय हैं। 2 दिन पहले इनके पिता इंदौर के जहरीले कांड पर मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग में बिस्लरी का पानी पी रहे थे तो इंदौर में जहरीला पानी पीकर लोग मर रहे हैं और मंत्री जी बिस्लरी के घूंट भर रहे हैं। यही सवाल जब आकाश विजयवर्गीय से पूछा गया तो उनसे बोलते नहीं बना, मौके से भाग निकले। जब जनता बिस्लरी पीने वालों को पानी पिलाती है तब तस्वीर इस तरह भागी भागी दौड़ी दौड़ी नजर आती है। जैसे इंदौर के डीएम हैं शिवम वर्मा, इनके क्षेत्र में 15 लोग जहरीला पानी पीकर मर गए, लेकिन इनका कहीं कोई पता नहीं था। शनिवार को इनका न्यू ईयर वाला खुमार उतरा तो इलाके में राउंड लगाने निकल पड़े, लेकिन जनता के सवालों में फंस गए। मेरा एक निवेदन सुनेंगे, छोटी गलियों में पानी नहीं मिला, 4 दिन हो गए, इनको बोल बोल के परेशान हो गया जनता। पीने का पानी छोटी गलियों में कैसे व्यवस्था करा? आप टैंकर में मुँह देखते क्या काम हो रहे, नगर निगम में दूसरे अधिकारी सब मुँह देखते क्या काम कर, नेता खास क्या पानी नहीं। हमारा भ्रष्टाचार अधिकारियों ने नेताओं ने करा है, जनता का जोर नहीं है। हम पुरानी लाइनों को बंद करेंगे। बुजुर्ग की बातों के आगे डीएम साहब गर्दन हिलाते रहे, मुंह से एक शब्द बोलते नहीं बना। बोलते भी क्या, जो सिस्टम जनता को पानी पिलाकर उसकी जान ले ले वो भला बोल भी क्या सकता है। अब बात सिस्टम की हो रही है तो इस सिस्टम का एक और कारनामा देख लीजिए। इस टैंकर को आगे से पीछे तक और ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखिए। देख लिया, अब ये बताइए क्या आप इस टैंकर में भरा पानी पी सकते हैं? टैंकर 40 साल पुराना है, पूरे टैंकर पर जंग लगी है, पाइप पर काई जमी है। इसका कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होता है। अब इसी टैंकर से इंदौर में भागीरथपुरा के लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। जरा टैंकर की हालत भी देख लीजिए कि ये कितना गंदा टैंकर है। बाहर से ही जब इसमें इतना जो मोर्चा है, जंग है, वो इतना लग चुका है तो अंदर क्या हालत होगी आप समझिए। और ये टैंकर जो है वो निश्चित तौर पर पीने के पानी का नहीं है। आप देखिए किस तरीके से इसमें काई जमा है जहां से ये पानी सप्लाई हो रहा है। क्या हमारे अधिकारी, नेता और मंत्री इस टैंकर का पानी पी सकते हैं? अगर नहीं तो फिर जनता को क्यों ऐसा गंदा पानी पिलाया जा रहा है? न तो चेंबर लाइन साफ हुई है, न तो आज तक गाद उठी। हम जार मंगवा के पानी पी रहे हैं और ये पानी यूज कर रहे हैं। सुबह तक नल आ रहे थे, सुबह नल आए ने 8 साढ़े 8 बजे कटआउट निकाल के ले गए नगर निगम वाले। क्या फिर प्रशासन ये सिस्टम किसी नए हादसे का इंतजार कर रहा है? इसी बात से नाराज होकर स्थानीय पार्षद कमल वाघेला और विधायक कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। हमने कैलाश जी को वोट दिया था 2 नंबर देख के कि रमेश जी जैसे वो भी काम करेंगे, पर कैलाश जी ने कोई काम नहीं करा। कैलाश विजयवर्गीय हमारे पीछे लाइन में आए, गंदा देखा तो बोले इधर हमको क्यों लाए? ऐसे में तो हम रहते हैं ना, ऐसे में रहते हैं। एक तरफ गंदे टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जिन घरों में बोरिंग लगे हैं उनसे भी लोगों को पानी पीने नहीं दिया जा रहा। निगम के लोग बोरिंग की मशीन के कटआउट ही निकाल कर ले गए हैं ताकि लोग सिर्फ और सिर्फ निगम के इस शुद्ध टैंकर का शीतल जल पिएं। पानी के मशीन की जो बोर का पानी होता है उसकी मशीन का ये कटआउट है, यहाँ से वो चालू होती है, लेकिन अब इसको निकाल के ले जाया गया है नगर निगम के लोगों की तरफ से
ताकि लोग बोरिंग का पानी भी ना पी सकें। मतलब सिस्टम अब भी कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है, क्योंकि इंदौर का पानी जहरीला नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश का सरकारी सिस्टम ही जहरीला है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला है कि गंदे पानी की शिकायतों पर अधिकारियों की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। एबीपी न्यूज को इन शिकायतों का पूरा ब्यौरा मिला है, जिसे अधिकारियों की तरफ से नजरअंदाज किया गया। इंदौर की मेयर हेल्पलाइन 311 पर 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच 400 से अधिक गंदे पानी की शिकायतें मिली। इनमें से 88 का निस्तारण किया गया, 178 को बंद कर दिया गया, 38 की दोबारा जांच की गई। कई बार शिकायतकर्ताओं की बिना अनुमति के शिकायतें क्लोज कर दी जाती हैं, तो कई बार शिकायतकर्ताओं पर दबाव बनाकर शिकायतें वापस करवा दी जाती हैं। ऐसे ही एक शिकायतकर्ता की शिकायत बिना उसकी अनुमति के बंद कर दी गई। बाद में उसने इसका स्क्रीनशॉट अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, तो इंदौर के पूरे सिस्टम में ही लंबे वक्त से गड़बड़ झाला चल रहा था। अब उसका दूसरा सबूत देखिए। एबीपी न्यूज को नगर निगम इंदौर की इंटरनल नोट शीट मिली है। ये नोट शीट 2022 में तत्कालीन निगम आयुक्त प्रतिभा ने लिखी थी। इस नोट शीट में पाइपलाइन बदलने की बात की गई थी, वही पाइपलाइन जिसका जहरीला पानी पीकर लोगों की जान गई है। 2023 में इसके लिए बजट पारित हो गया था, लेकिन पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं हो सका। मेयर ने फाइल साइन करने में महीनों लगा दिए। आपको पता है ये मेयर, पार्षद, विधायक, मंत्री जनता की शिकायतों को इतना हल्के में क्यों लेते हैं? इसलिए क्योंकि इन्हें पता है कि सिस्टम में इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि कार्रवाई की बात आती है तो गाज छोटी मछलियों पर गिरती है। जैसे निगम कमिश्नर दिलीप यादव पर एक्शन हुआ है, अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया पर गाज गिरी है, जल विभाग के इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी स्थानीय पार्षद कमल वाघेला और विधायक कैलाश विजयवर्गीय कोई इस हत्याकांड के लिए कसूरवार नहीं है। लेकिन कांग्रेस सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। बहुत ही निंदनीय घटना है और मध्य प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी असफलता है और इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इंदौर में इस अभियान को हजारों लोगों के साथ मां अहिल्या की नगरी में मां अहिल्या के चरणों में बैठकर मजबूर करेगी सरकार को कि जिस मंत्री का दायित्व था वो उसके कारण मौत हुई 16 लोगों की, उसका इस्तीफा होना चाहिए। फिलहाल मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऑफिस से पोस्ट हुआ है। बताया गया है कि जहरीले पानी से हुई घटना के खिलाफ निरंतर एक्शन हो रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में कब क्या हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। कई साल तक एक दूसरे को ना देखने वाले ठाकरे बंधु एक हो गए हैं। नगर पालिका चुनाव को लेकर उद्धव और राज ठाकरे ने हाथ मिला लिया। अब अजीत पवार के बयान ने बीजेपी को और चौंका दिया है। अजीत पवार ने पिंपरी चिंचवाड़ महानगर पालिका चुनाव के लिए पहले चाचा शरद पवार से हाथ मिलाया और अब बीजेपी को कोस रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर अजीत पवार करना क्या चाहते हैं? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा खेला होना बाकी है? तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा होता झाला ना। अजीत पवारांनी खुद के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। महानगर पालिका चुनाव में प्रचार के दौरान अजीत पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रष्टाचार को लेकर अजीत पवार ने ऐसा कुछ कह दिया जो बीजेपी को नागवार गुजरा। पहले सुनिए अजीत पवार का वो बयान जिसने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी। तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा होता झाला ना। ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे ना। इतना ही नहीं, अजीत पवार ने पुणे की पिंपरी चिंचवड़ नगर पालिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर टेंडर में रिंग बनाकर पैसे लूटने का आरोप लगाया। यहां तक कहा कि बीजेपी शहर में हफ्ता वसूली करती है। पवार ने बीजेपी विधायक का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि शहर में कुछ लोगों की प्रॉपर्टी अचानक कैसे बढ़ी। इन आरोपों के बीच 70,000 करोड़ रुपए वाले बयान ने पक्ष और विपक्ष दोनों के कान खड़े कर दिए। तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा होता झाला ना। ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे ना। इस बयान के बाद बीजेपी ने अजित पवार को दो टूक जवाब दे दिया। निवडणुकीच्या
पार्श्वभूमीवरती असणारं हे वक्तव्य आहे असं मला वाटतं। अजित पवारांनी खुद के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। अजित पवार के सहयोगी तो उन पर बरस ही रहे थे, विरोधियों ने भी लगे हाथों अजित दादा के बयान को लेकर तरह तरह की नसीहतें दे डाली। उद्धव की शिवसेना को सुनिए, जिसने अजित दादा पर डोरे डालने भी शुरू कर दिए। हे दोन्ही पक्ष दुसऱ्यांच्या हातात त्यांनी, अमित शहानं दिलेला पक्ष त्यांच्या हातात तो मूळ राष्ट्रवादी नाही हे त्यांनाही माहिती आहे। तो अजित पवारांनी भारतीय जनता पक्षाची साथ सोडावी आणि मूळ राष्ट्रवादी पक्षात विलीन व्हावं। कि दूध सी सफेदी भ्रष्टाचारियों को आए, अगर वो भाजपा में घुल मिल जाएं। अब जान लीजिए कि अजित पवार पर क्या आरोप लगे थे। दरअसल 1999 से 2009 के दौरान कथित घोटाले हुए। जब ये घोटाले हुए तब अजित पवार विदर्भ इरिगेशन डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थे। ये घोटाले करीब 70,000 करोड़ रुपए के थे। 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में इस घोटाले को बड़ा मुद्दा बनाया गया था। 2014 के चुनाव में तो देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को जेल भेजने की बात भी कही थी। पिसिंग घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। लेकिन दिसंबर 2019 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने अजित पवार को क्लीन चिट दे दी। दिलचस्प यह है कि पिंपरी चिंचवड़ नगर पालिका में भतीजे अजित पवार ने चाचा शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। पहले इस पालिका को एनसीपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब फिर यहाँ दबदबा बनाना है तो अजित दादा को कुछ अलग करना होगा। और शायद यही वजह है कि अजित पवार ने बीजेपी के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया। हमारा तो काम ही यही। घंटा हो गया, घंटा हो गया, फोकट पर मत पूछे। घंटा हो गया, घंटा हो गया। फोकट और घंटा, देश की राजनीति में ये दो शब्द सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। अखबार, टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों पर फोकट का घंटा बजाते मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आपको दिख जाएंगे। सड़क पर घंटा बजाकर कैलाश विजयवर्गीय का विरोध हो रहा है और आम पब्लिक पूछ रही है कि उनको किसी की मौत पर घंटा बजाते शर्म नहीं आई। वैसे ये पहली बार नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय की जुबान पहले भी कई बार घंटा बजा चुकी है। 50 साल की राजनीति में उनके बयान पर बार बार पार्टी को असहज होना पड़ा। आपको दिखाते हैं फोकट में घंटा बजाने वाले कैलाश विजयवर्गीय की पूरी कलेश कथा। हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। मेरे को तो कम कपड़े वाली अच्छी नहीं लगती। वो आज़ादी हमको 15 अगस्त को नहीं मिली, हमें कटी फटी आज़ादी मिली। देखिए, आदमी कितना भी संस्कारित हो, गंगा जी से गंदे नाले में गिरता है तो संस्कार उसमें आ जाता है। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है, उनके देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्ण सा लगती है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिल्कुल तो हमारे संघ के पदाधिकारी ने तो आज आग लगाने का इंदौर। मिलिए इनसे, 50 साल से राजनीति की पिच पर खेल रहे ये हैं 70 साल के कैलाश विजयवर्गीय। अभी हमारा एक तो दुपट्टे का व्यापारी है, बहुत थोक का दुपट्टे बेचता था वो। तो पहले वो बोलता था यार मैं इतना दुपट्टे बिकते थे, इतने दुपट्टे बिकते, आजकल दुपट्टे ही नहीं बिकते, वो लड़के दुपट्टे ही नहीं डालते आजकल गले में।
इंदौर, मध्य प्रदेश और देश कहीं भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सफेद कुर्ता पजामा, गले में भगवा गमछा, माथे पर टीका और कट्टर हिंदूवादी नेता की पहचान। जब भारत का विभाजन हुआ तो इसी इश्यू पर तो हुआ था। जो बचा हुआ पाकिस्तान बना, बचा हुआ देश तो हिंदू राष्ट्र। कैलाश विजयवर्गीय वो नाम है जिनके मुंह से शब्दों का ऐसा ज्वालामुखी फूटता है जिसका लावा देश की राजनीति को दहका देता है। आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पे चुंबन कर लेते हैं। शब्दों का ऐसा ही ज्वालामुखी साल 2025 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को फूटा, जब मध्य प्रदेश की सरकार और सिस्टम जश्न में डूबी थी, इंदौर कराह रहा था। तब एक बुनियादी सवाल मंत्री साहब को पसंद नहीं आया। प्रश्न मत पूछिए। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया, क्या क्या घंटा हो गया, घंटा हो गया, घंटा हो गया। 7 बार से विधायक हैं, 25 साल पहले सबसे ज्यादा वोट से इंदौर के मेयर बने थे। आज तक कोई चुनाव नहीं हारा। ये तो कैलाश विजयवर्गीय का वो ट्रैक रिकॉर्ड है जिस पर उन्हें दम्भ होता है। तभी तो बेगुनाहों की मौत का सवाल उन्हें फोकट का लगता है। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया, क्या क्या घंटा हो गया, घंटा हो गया, घंटा हो गया। कैलाश विजयवर्गीय तो घंटा बजाने का कह गए, क्योंकि उन्हें लगा जश्न की रात में उनसे कोई तीखा सवाल कैसे पूछ सकता है। घंटा हो गया, घंटा हो गया। भले हम 21वीं सदी के 25 साल बिता चुके हों, लेकिन साफ पानी भी नसीब न हो और बेगुनाहों की जान चली जाए। भले राज्य की शहरी विकास का जिम्मा उनके ही मजबूत कंधे पर, भले वो उसी इंदौर 1 सीट से विधायक हों जहां की भागीरथपुरा इलाके में रातों रात पानी जहर बनता चला गया, और जब तक लोग खुद से जागते अर्थियां उठती चली गई। मेरा बच्चा नहीं रहा सर, उल्टी दस्त हुए थे सर। दवाई को चलो के लिए बेटा, कुछ नहीं है पेट में, हमारी हिम्मत बिल्कुल नहीं पड़ रही, कहाँ जाऊँ। क्या 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 घंटा हो गया। माता के भजन गा रहे कैलाश विजयवर्गीय खुद को बेहद धार्मिक बताते रहे। तभी तो जब इंदौर में जहरीले पानी ने लोगों की जिंदगी छीन ली तो उन्हें घंटा याद आ गया। घंटा हो गया। शायद यही उनकी भक्ति है, शायद यही उनका तरीका है। शोक मनाने वालों के सामने संवेदनशीलता का घंटा बजाने का। माथे पर तिलक चमकता रहा, लेकिन आंखों में शर्म नहीं दिखी, हाथ जुड़े नहीं, घंटा बजा। घंटा हो गया। राम सिया राम जय जय राम। घंटा बजाने की सलाह तो कैलाश विजयवर्गीय आज दे रहे हैं, लेकिन धर्म और संस्कृति के ठेकेदार पुराने हैं। 13 साल पुराना बयान सुनिए। दुपट्टा न पहनने पर विकृति आने की दुहाई दे रहे हैं। अभी हमारा एक दुपट्टे का व्यापारी है, बहुत थोक का दुपट्टे बेचता था वो। तो पहले वो बोलता था यार मैं इतना दुपट्टे बिकते थे, इतने दुपट्टे बिकते थे, आजकल दुपट्टे ही नहीं बिकते, बोले लड़के दुपट्टे ही नहीं डालती आजकल गले में, पहले डालती थी। अब भाई अब आप कैसा पहनावा पहन रहे हैं? मेरी इस मंच के माध्यम से मैं
देश की और प्रदेश की सब महिलाओं से कहना चाहता हूं कि वे आगे बढ़े और महिलाएं कहें कि हम अनुशासित तरीके से रहेंगे, हम मर्यादित तरीके से रहेंगे। मर्यादित तरीके से महिलाएं रहेगी तो अपने आप इस देश के अंदर विकृति नहीं आ सकती, ये मेरा दावा है। वक्त बीता, साल बीता, हवा बदली, लेकिन नेताजी की सोच ना बदल पाई। कपड़ों से छोटी इनकी सोच रह ही गई। कभी कम कपड़े वाली लड़कियां इन्हें शूर्पणखा लगी, तो कभी मन में इतनी नफरत भर गई कि उनके साथ सेल्फी लेना भी इन्हें अपमान लगने लगा। हमारे यहाँ क्या है कि अच्छा पहने लड़की, अच्छा श्रृंगार करे, खूब अच्छे गहने पहने, अच्छे सुंदर कपड़े पहने तो उसको बहुत अच्छा मानते हैं, यार बहुत सुंदर है। पर विदेश में जो कम कपड़े पहनती है ना, उसको अच्छा मानते हैं। अब उनकी सोच है, तो ऐसा कहते हैं कि भाई कम कपड़े पहनने वाली लड़की जिस प्रकार सुंदर होती, उसी प्रकार कम भाषण देने वाला नेता भी बहुत बढ़िया होता है। ऐसी ये कहावत है विदेश में, अपने मैं इसका पालन नहीं करता हूँ मैं। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहन के निकलती है कि अपन महिलाओं को देवी बोलते हैं। उनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बिल्कुल सुपर्ण सा लगती है एकदम। वोट के लिए महिला सम्मान को सर्वोपरि बताने वाले नेताजी महिलाओं को देवी का दर्जा तो देने की बात करते हैं, लेकिन महिला सम्मान को तार तार करने से भी नहीं चूकते। इन्हीं कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्तों को लेकर जो कहा था, उनकी सोच पर आप तरस खाइए। मेरे पिताजी जीरापुर में कभी पानी नहीं पीते, बोले ये मेरी बहन का गाँव, उस लोटे में पानी ले गया। अपनी बहन के गांव में पानी भी नहीं पीते थे। आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पे चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को शारीरिक रूप से चुंबन किया? ये संस्कारों का अभाव है। मंत्री महोदय तो देश को पवित्रता और भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ाने में लगे थे। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ये नहीं बता पाए कि सनातन धर्म या भारतीय संस्कृति की कौन सी किताब में लिखा है कि एक भाई अपनी छोटी जवान बहन को किस नहीं कर सकता। और बात जब विरोधियों पर हमला करने की हो तो गंगा जी से गंदे नाले तक की याद दिला देते हैं। देखिए, आदमी कितना भी संस्कारित हो, गंगा जी से गंदे नाले में गिरता है तो संस्कार उसमें आ जाते हैं। सिद्धू गंगा जी में थे, वहाँ से गंदे नाले में कूद गए कांग्रेस में, अब वहाँ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए दया के पात्र है बेचारे। और जब नीतीश कुमार ने पासा पलटा तो सुनिए कैलाश विजयवर्गीय कौन सा तर्क लेकर आए। मामला कितना ही राजनीतिक क्यों ना हो, महिलाओं का अपमान करने का मौका कैलाश विजयवर्गीय ने किसी दौर में नहीं छोड़ा। जब मैं विदेश में था, जिस दिन बिहार की सरकार बदली, तो एक ने बोला, बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। तो बोले बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी पोजीशन है, कब किससे हाथ मिला ले, कब किसका हाथ छोड़ दे। इस हंसी को सुन रहे हैं ना, ये वो दौर था। आप इस दौर में भी कैलाश विजयवर्गीय की हंसी को भूल नहीं पाएंगे। सरेरा मंत्री जी को रोका जा रहा है, जनता सवाल पूछ रही है, मंत्री जी की स्कूटी आगे बढ़ती जा रही है। ये हमारी चेंबर की लाइन देखो आप, नर्मदा का पानी और डेंगू का लाइन आप थोड़ी करता है, ये बोरासर आने वाले की पहले आप थोड़ी देर रुको, वरना बारिश की समस्या स्कूल की ड्रेस पूरी टंकी में मैंने पीने का पानी गिरा, आप चला के देखो। पीछे छूट जा रहे हैं तो सिर्फ सवाल, और जब सवाल का जवाब देने की बारी आई तो वो घंटा से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा। क्या 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 घंटा हो गया, क्या क्या घंटा हो गया, घंटा हो गया, घंटा 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 हो गया। लेकिन कहानी सिर्फ जुबानी नहीं, कहानी सिर्फ बड़बोलेपन की नहीं। ये कलेश कथा लंबी है, सालों नहीं दशकों पुरानी।
कैलाश विजयवर्गीय पिछले 35 साल से लगातार विधायक हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, बंगाल समेत कई राज्यों के प्रभारी रहे। लेकिन इससे उलट कैलाश विजयवर्गीय अपने गानों, बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। विवादों से कैलाश विजयवर्गीय का सामना नया नहीं। कुछ विवाद तो ऐसे हैं जो 30 साल पुराने हैं और इतिहास के पन्नों से निकलकर सामने आ जाते हैं। कैलाश की कलेश कथा का ये चैप्टर बहुत पुराना है। पिता पुत्र की ये दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर तब वायरल हुई जब दूसरी तस्वीर देश की सुर्खियां बनी। पिता इंदौर के मेयर रहते एएसपी को जूता दिखा रहे हैं और बेटा बल्ले से नगर निगम के अधिकारी की पिटाई कर रहा है। बड़ी बात ये कि जूता भी पानी संकट के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने ताना। 1994 की ये तस्वीर है। इंदौर के तत्कालीन एएसपी प्रमोद फडनिकर को कैलाश विजयवर्गीय ने इस तरीके से जूता दिखाया। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। इंदौर में पानी के संकट के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे कैलाश विजयवर्गीय परदेसीपुरा में धरने पर बैठे थे। जब प्रशासन की तरफ से आईपीएस प्रमोद फडनिकर आए तो उन्हें जूता दिखाते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, नगर निगम के चक्कर लगाते लगाते हमारे जूते घिस गए, कोई सुनता नहीं। 25 साल बाद 2019 में ये तस्वीर तब वायरल हुई जब बेटा आकाश विजयवर्गीय सरेआम बल्ले से निगम के अधिकारी को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा था। इंदौर 3 विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहते आकाश विजयवर्गीय ने एक अधिकारी को बल्ले से पीट दिया था। उसी शाम उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि विपक्ष में रहते कैलाश विजयवर्गीय के तेवर तब भी ढीले नहीं पड़े जब उन्होंने इंदौर में आग लगाने की धमकी दे डाली। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल तो हमारे संघ के पदाधिकारी ने तो आज आग लगा देता हम इंदौर। थोड़े वक्त के बाद मध्य प्रदेश में सरकार बदली, कैलाश विजयवर्गीय का रोल भी बदला। मध्य प्रदेश के बाहर बंगाल पहुंचकर कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी धाक जमाई। ममता जी के प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता नहीं है। जनता प्रमाण पत्र देके आने वाले विधानसभाओं में कि माओवादियों को संरक्षण देने वाली ममता जी सही है या इस देश के अंदर विकास का रास्ता दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी सही है। 2021 में बंगाल चुनाव में प्रभारी रहते पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और जब 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो उन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया गया। ये उनका 7वां चुनाव था। नेताजी के बयान वायरल हुए कि वो इस बार सिर्फ विधायक बनने नहीं बल्कि उनके लिए कुछ बड़ा पार्टी ने सोच रखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने वाली है। मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूँ, मेरे को और भी कुछ बड़ी जवाबदारी मिलेगी पार्टी की ओर से। मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूँ। पार्टी ने सोच तो रखा था, नेतृत्व परिवर्तन हुआ भी। मोहन यादव को कुर्सी मिली, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय सीएम तो छोड़िए डिप्टी सीएम का पद भी नहीं हासिल कर पाए। मिला तो मध्य प्रदेश सरकार में 2 अहम विभाग मिले, नगरीय विकास आवास मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री। पहले विभाग की जिम्मेदारी थी साफ पानी जनता तक पहुंचाना और दूसरे विभाग के मंत्री से संसदीय भाषा की अपेक्षा की जाती है। लेकिन हुआ क्या, गंदा पानी पीने से 15 जाने जा चुकी हैं और मंत्री जी घंटा बजाने की दुहाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया? क्या क्या घंटा हो गया? घंटा हो गया? घंटा हो गया? तो फिर सवाल ये कि नेताओं को ऐसी भाषा बोलने की हिम्मत कहां से आती है?
कई साल तक राजनीति में रहकर शुचिता की दुहाई देने वाले मौका आने पर घंटा कैसे बजाने लगते हैं। देश तो छोड़िए, विदेशी क्रिकेटर्स को भी नसीहत देने लगते हैं, जिनके अपमान पर देश शर्मसार हुआ था। खिलाड़ियों को भी अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता। खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखें जब भी कभी घूमने जाएं। ये घटना हो गई, ये सबके सबक के लिए, हमारे सबक के लिए भी है और खिलाड़ियों को सबक के लिए। 2 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से बदसलूकी के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने ये ब्रह्मज्ञान दिया था। इतना लंबा दौर फिर भी कैलाश विजयवर्गीय अपने तर्कों कुतर्कों से बाज नहीं आते। दरअसल वे एक रूढ़िवादी नेता हैं जो भारतीय संस्कृति, परंपरा और नैतिकता को अपने हिसाब से देखते और बताते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता भारतीय संस्कृति का खुद को रक्षक बताते हैं और पाश्चात्य सभ्यता और आधुनिक जीवन शैली के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। उनके ऐसे बयान उनके समर्थकों को सीधा संदेश देते हैं, भले ही बाकी समाज उनके खिलाफ हो। कैलाश विजयवर्गीय के अजीबोगरीब तर्क नए नहीं। ऐसे मौकों पर पार्टी को सफाई तो देनी पड़ती है, लेकिन सख्त कार्रवाई ना होने से ऐसे नेताओं का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। महिलाओं, पहचान और अस्मिता जैसे मुद्दों पर बोलकर वो एक खास वैचारिक राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, भले ही इससे आलोचना हो। और ये पहली बार नहीं, हाँ इतना तय है कि फोकट में घंटा बजाकर कैलाश विजयवर्गीय ने इस बार मुसीबत जरूर मोल ले ली है। घंटा हो गया, घंटा हो गया, फोकट पर मत पूछिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।